धारा 302 आईपीसी और धारा 307 आईपीसी दोनों में क्या अंतर है और दोनों में ज़्यादा गंभीर धारा कौन सी है। आप सभी को पता है कि 302 आईपीसी यानी कि हत्या, मर्डर में हम सभी जानते हैं कि जो सज़ा होती है वो या तो आजीवन कारावास की होती है या मृत्युदंड होता है। अब रही बात 307 आईपीसी की। 307 आईपीसी यानी कि हत्या का प्रयत्न करना। हत्या के प्रयत्न में जो सज़ा है वो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी को मारने का प्रयास, किसी की हत्या करने का प्रयास किया और उस हत्या के प्रयास में उसको जो चोटें आई, उन चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिर 302 में। तो ऐसे में वो आजीवन कारावास में भी हो सकता है। अब इन दोनों धाराओं में ज़्यादा गंभीर धारा कौन सी है, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो ज़्यादा गंभीर धारा है वो क्यों है, किस वजह से इसको ज़्यादा गंभीर धारा मानी जाती है, तो ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो उस पर 302 आईपीसी लगता है। और उस लगने के बाद जो प्रक्रिया होती है, जो ट्रायल कोर्ट में मान लीजिए उसको सज़ा हो गई, उसके खिलाफ सारे एविडेंस आ गए हैं कि भाई इन्होंने फला व्यक्ति की हत्या की है, तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक सज़ा हो सकती है। अब रही बात धारा 307 की, यानी कि हत्या का प्रयास करना। हत्या का प्रयास होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने के समूह ने ये एक कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि एक षड्यंत्र किया, एक पूरा इंतजाम किया कि भाई उसको फला व्यक्ति को मारना है। अब मान लीजिए कि वो मारने के इरादे से गए और जिस व्यक्ति को मारा उसको जो चोटें आई, उन चोटों की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई, यानी कि उसको चोटें गंभीर आई लेकिन तो वो बच गया। अब ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति बच जाता है तो वहाँ पे धारा 307 आईपीसी लगती है। अब हम सभी जानते हैं कि जो मर्डर यानी कि हत्या जो होती है उसमें 302 लगती है। अब दोनों में सबसे ज़्यादा गंभीर धारा कौन सी है? 300, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हत्या करने में फंस गया, यानी कि मर्डर में वो फंस गया है। अब ऐसी स्थिति में जब ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा चलता है तो ट्रायल कोर्ट में सारी गवाहियाँ होती हैं, यानी कि जब जिस वक्त उस व्यक्ति की हत्या हुई उस समय वहाँ पे कौन कौन सा और व्यक्ति मौजूद था, यानी कि कोई आई विटनेस था कि नहीं था, और अगर था तो उसकी गवाही, और इसके अलावा और किन किन लोगों ने हत्या करते हुए देखा। तो जिन जिन लोगों की गवाहियाँ होती हैं, यानी कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें ये सारे तथ्य को देखती है कि जहाँ पे हत्या हुई वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन लोग थे, तो उनके सारे बयान लेती है। अगर उसमें से कोई चश्मदीद साक्ष्य है, यानी कि कोई आई विटनेस है, तो उसके बयान लेती है। अब ये सारे बयान, ये जो सारे साक्षी होते हैं, इनका आरोप पत्र में नाम आता है ना, आरोप पत्र में नाम लिखकर जो पुलिस होती है वो न्यायालय भेज देती है। अब जब न्यायालय में ट्रायल ओपन होता है तो इन सारे गवाहों को बुलाया जाता है। अब मान लीजिए कि वो सारे गवाह जो है उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दे दिए, यानी कि जो हत्या के मुकदमे में फंसा हुआ है उसके खिलाफ गवाही दे दिए सारे लोग, तो वो समझ लीजिए कि फिर जो ट्रायल कोर्ट होती है उसमें सजा कर देती है। अब मान लीजिए कि जिसकी हत्या हुई है और जो व्यक्ति फंसा है, हत्या करते समय कोई आई विटनेस नहीं है, या मान लीजिए कि अमूमन कभी कभार ये भी होता है कि जो गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई आई विटनेस नहीं है या कोई ऐसा मजबूत गवाह नहीं है जो कि ये साबित कर सके न्यायालय में कि इस व्यक्ति की हत्या फला व्यक्ति ने की है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति हत्या के मुकदमे में फंसा है वो गवाही मजबूत न होने के कारण वो उस मुकदमे से बच जाए, यानी कि हत्या के मुकदमे से, हत्या के अपराध से वो बच जाए। लेकिन 307 का जो मुकदमा होता है, यानी कि जो व्यक्ति इंजर्ड होता है, जिसको मारने का प्रयत्न किया गया लेकिन वो व्यक्ति बच गया, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की गवाही ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी कोई अन्य गवाह हो या ना हो। यानी कि जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ, जो चोटहिल व्यक्ति है, वो उस लड़ाई झगड़े में, मारपीट में वो बच गया,
तो उसकी गवाही ही सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय में मानी जाती है। अब उस व्यक्ति ने अगर गवाही आगे कोर्ट में दे दी कि फला 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 व्यक्ति ने हमको मारने की यानी कोशिश की, यानी हमारी हत्या का करने का प्रयास किया, और इन धारदार हथियारों से या लाठी डंडे से या बंदूक से या जिससे भी जो भी हथियार हो, इससे इन्होंने मारने का प्रयत्न किया हमें, तो वो ही गवाही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि 307 में जो इंजर्ड व्यक्ति होता है, जो जिसको चोट लगती है, अगर उसने गवाही ठीक ठाक कोर्ट में आके दे दिया तो ये तय मान के चलिए कि जो 307 के मुकदमे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सज़ा निश्चित है, यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है। इसलिए 307 धारा आईपीसी की जो है वो 302 से भी ज़्यादा कहीं खतरनाक है, क्योंकि 302 में मान लीजिए कि भाई 302 में व्यक्ति तो मर गया, अब तो वो बता नहीं पाएगा कि उसको किसने और कैसे कैसे मारा। अब हत्या के समय मान लीजिए कि कोई मजबूत गवाह नहीं है वहाँ पे कि जो भैया बता सके कि हत्या करते समय फला फला व्यक्ति मौजूद थे, इनके पास ये हथियार थे और उन हथियारों से इन लोगों ने इस व्यक्ति को मारा जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगर ऐसा कोई विटनेस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति हत्या के मुकदमे से बरी हो जाए, लेकिन जो 307 आईपीसी है उसमें बचने का चांस नहीं रहता है। हाँ, जब तक कि जो इंजर्ड व्यक्ति है वो अपनी गवाही से पलट न जाए। मान लीजिए कि इंजर्ड व्यक्ति अपनी गवाही से पलट गया कि भाई 10 लोग थे मारने में, और उसने कह दिया कि नहीं भाई 5 लोग तो नहीं मारे थे लेकिन 5 लोग मारे थे, तो जो 5 लोग का नाम उसने बताया कि ये नहीं मारे थे तो वो बच जाएंगे, लेकिन जिन 5 लोगों का नाम उसने लिया है वो ज़रूर सजा के भागी होंगे। तो 307 आईपीसी जो धारा है वो बेहद ही खतरनाक है।